हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो भाई आज का जो सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे इसरो के एक अपकमिंग मिशन के बारे में जिसका नाम है आदित्य L1। जैसा कि आपको पता है कि इसरो ने सक्सेसफुली हमारे चंद्रयान 3 को मून के ऊपर सॉफ्ट लैंड करा दिया और ये करने वाले हम दुनिया के चौथे एज वेल एज मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाले एकमात्र इकलौते देश बन गए। जब से ये टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हुआ है, जब से ये हम लोगों ने अचीव किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में इसरो की साइंटिफिक प्रोग्रेस का लोहा माना गया है। साथ ही साथ इंडिया की एक इमेज जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से बूस्टअप हुई है। हमारे स्पेस प्रोग्राम का परसेप्शन दुनिया में ये गया है कि हम मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मिशंस पहली बार में दूसरी बार में कर देते हैं, एज वेल एज बहुत सस्ते दामों में जो है हम इन मिशंस वगैरह को कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारी साख में वृद्धि हुई है, हमारी साख में बढ़ोतरी हुई है, तो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी दुनिया की बढ़ गई हैं। एंड जब से इसरो ने घोषणा करी है कि वो बहुत जल्दी सूरज को स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम आदित्य L1 रहने वाला है, उसके बाद से ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया इस मिशन को का आप कह सकते हैं कि बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में इंतजार कर रही है एंड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस एंड उम्मीदें सब लोग लगाकर बैठे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑब्वियस सी बात है बर्निंग इशू है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट टॉपिक है। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये मिशन है क्या। जब हमने बोला कि सन को स्टडी करने का मिशन है या फिर सन मिशन है जिसका नाम आदित्य L1 है, तो सन स्टडी करने से मतलब क्या है, हम लोग करेंगे क्या इस मिशन में, इसके क्या मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं और उससे अचीव क्या होगा। लास्टली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हम लोग देखेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं। आफ्टर मैसिव सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, ISRO is set to launch mission to study Sun, named Aditya L1. It will be first space-based Indian observatory to study Sun. मतलब ये कि चंद्रयान की सक्सेस के बाद में इसरो ने बहुत ये घोषणा कर दी है कि हम लोग सन को स्टडी करने के लिए भी एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं। नाम रहेगा आदित्य L1 और ये मिशन करेगा क्या, ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है। इनफैक्ट ये पहली इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो डेडिकेटेडली सन को स्टडी करेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या क्या बोला गया है, आदित्य L1 मिशन क्या है। आदित्य L1 मिशन एक ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो सन को स्टडी करेगी और पहली इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो सन को स्टडी करेगी। ठीक है, लॉन्चिंग इसकी हो रही है 2 सितंबर 2023 को एंड हमसे पहले इस तरीके के मिशन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, इन दो देशों ने ही जो है लॉन्च किए हैं। अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक देश मानकर चलें अभी अपने डिस्कशन के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन सिर्फ दो ही देशों ने इस तरीके के मिशन इसके पहले लॉन्च किए हैं। ना चाइना ने, ना रशिया ने, ना फ्रांस ने, ना यूके ने, ना जर्मनी ने, दुनिया में किसी ने भी इस तरीके का मिशन लॉन्च नहीं किया है जो डेडिकेटेडली सिर्फ सन को स्टडी करता हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है अपोलो मिशन के नाम से और यूनाइटेड और यूरोपियन यूनियन ने इस तरीके का मिशन लॉन्च किया था। हम टेक्निकली तीसरे देश होने वाले हैं जो इस तरीके का मिशन लॉन्च कर रहे हैं। अब हम लोगों ने कह तो दिया कि भाई ये पहली स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी है जो सन को स्टडी करेगी। अब ये करेगी क्या, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहां पे हम लोग इसको स्पेस में रखेंगे ताकि ये सन को स्टडी करे, इन सारी चीजों के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू इसरो, the spacecraft will be placed in a halo orbit around the Lagrange point 1 ब्रैकेट में L1 of the Sun Earth system। मतलब ये इसरो ने ये कहा है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है जो आदित्य L1 है हमारा, इसको हम लोग सन अर्थ सिस्टम के लेग्रांज पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में प्लेस करने वाले। अब जो बात मैंने कही है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सर के ऊपर से चली गई होगी कि भाई ये क्या भला है, ये लेग्रांज पॉइंट क्या है, ये हेलो ऑर्बिट क्या है और ये सन अर्थ सिस्टम बेसिकली क्या होता है। तो इसरो का जो ये स्टेटमेंट है इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमको पहले इनके मतलब समझना पड़ेंगे कि ये हेलो ऑर्बिट किस बला का नाम है, ये लेग्रांज पॉइंट क्या होता है, ये अर्थ सन सिस्टम क्या है। एक बार जब हम लोग ये देख लेंगे तब ये लाइन का मतलब हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि लेग्रांज पॉइंट क्या है, हेलो ऑर्बिट क्या है और सन अर्थ सिस्टम किसे बोलते हैं। उसके पहले मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं कि हमारा ये जो आदित्य L1 है वो किस तरीके का दिखता है। तो ये जो है आदित्य L1 की फोटोग्राफ है, ये ऑब्जर्वेटरी है या फिर ये वो सैटेलाइट है जो सारा काम करेगी, सूरज को स्टडी करेगी, ऑब्जर्व करेगी। और ये इसके दोनों तरफ में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल सूरज से ही एनर्जी लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और चार्ज होके एंड उसकी मदद से फिर ये जो पूरी की पूरी हमारी ऑब्जर्वेटरी है ये ऑपरेट करेगी। चले अब ये देखते हैं कि ये लेग्रांज पॉइंट क्या होता है। इसको
समझने के पहले आपको दो एक कंसेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में उतारने पड़ेंगे। ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं? इसका जवाब यह है कि सूरज सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, या फिर यूं बोलूं कि एक पुल फोर्स अप्लाई करता है, अपनी तरफ खींचने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं। मगर क्योंकि प्लैनेट्स जो है सन से इतना डिस्टेंस पर हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अपनी तरफ खींच के नहीं ले जा पा रहा, प्लस साथ ही साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि ये इनको सन से और ज्यादा दूर नहीं जाने दे रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ एक ऐसी पोजीशन में है, एक ऐसी जगह पर स्थित हैं उनके मास वगैरह के साथ में, कि सूरज उनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है उसके चलते ना तो वो सन की तरफ अट्रैक्ट होकर जाते हैं, मगर साथ ही साथ ना वो सन से दूर जा सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ कैद होकर रह गए हैं और इसी ऑर्बिट में वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि सूरज सारे आपके प्लैनेट्स के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो उनको इन सबको अपनी तरफ में खींचना चाहता है, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। मगर प्लैनेट्स का भी अपना एक मास है, अपना भी एक साइज है, और वो सन से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। इसके चलते इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है कि ये सूरज जो है उनको अपनी तरफ खींच नहीं पाता, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जा नहीं रहा है। बट साथ ही साथ ये इक्वेशन ऐसी भी है कि ये प्लैनेट्स उससे दूर भी नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं है कि जुपिटर जो है आज अपनी ऑर्बिट को छोड़ के 4 ऑर्बिट जंप करके कहीं और निकल जाए, या फिर मरकुरी जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा करीब चली जाए सन के, ऐसा भी नहीं होता। ये अपने अपनी ऑर्बिट्स में जो है कैद होकर रह गए और इन्हीं ऑर्बिट्स में सन के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। अब क्योंकि ये सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके चलते इनके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कहानी क्या है? उनके ऊपर सूरज एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये ग्रेविटेशनल फोर्स की का मैग्नीट्यूड इतना है कि ना तो वो सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मगर इतना कम भी नहीं है कि वो उससे दूर निकल सके। तो वो एक आपका सर्कुलर ऑर्बिट में कैद होकर रह गए और इसमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो आपका गोल गोल चक्कर सूरज के चारों तरफ काट रहा है। साथ ही साथ जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन शो करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलर मूवमेंट करता है, तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनके ऊपर टेक्निकली दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी की मदद से हम लोग लैग्रेंज पॉइंट का कंसेप्ट जो है समझेंगे। अब एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था लुईस लैग्रांज। उन्होंने ये बोला था कि दुनिया में कहीं पर भी अगर आप दो बड़े बड़े मासेस को अगर स्टडी करते हैं या फिर एक सिस्टम के तौर पर कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम लोगों ने दो बड़े बड़े हेवनली बॉडीज या दो बड़े बड़े मासेस को कंसीडर कर लिया, एक हो गया सन और दूसरा हो गया अर्थ, बाकी सबको भूल जाइए, सोलर सिस्टम में पूरे ब्रह्मांड में आप सब भूल जाइए, सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करिए। तो लेग्रांज ने ये बोला था कि जब भी हम लोग इस तरीके के किन्हीं भी दो बड़े बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट्स को या बड़े बड़े हेवनली मासेस को कंसीडर करते हैं जिनमें बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरों के ऊपर बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके, इस तरीके के किन्हीं भी दो मासेस को अगर आप एक साथ कंसीडर करोगे, जैसे यहां पर हम लोगों ने सूरज को कंसीडर कर लिया और अर्थ को कंसीडर कर लिया, तो लेग्रांज का कहना यह था कि इन दोनों मासेस के चारों तरफ इस तरीके के 5 पॉइंट बन जाते हैं, जहां पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उसके ऊपर इन दोनों मासेस के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस अगर वो ऑब्जेक्ट अगर इनमें से किसी के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता तो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है, नहीं तो फिर अपने को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लेग्रांज ने ये कहा था कि अगर आप कोई भी दो बड़े बड़े मासेस कंसीडर कर लेते हो स्पेस में, यूनिवर्स में, कहीं पर भी अगर आप दो बड़े बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट्स या दो बड़े बड़े मासेस कंसीडर करते हो जिनमें ये क्षमता है कि वो बड़ा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं, अगर इस तरीके के दो मासेस आपने कंसीडर कर लिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके के दो मासेस कौन कौन से ले लिए, एक तो हमने सन ले लिया है और दूसरा हमने ये अर्थ ले लिया। तो इस तरीके लेग्रांज का कहना यह था कि इस तरीके के टू मास सिस्टम में कुल मिलाकर ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके के टू मास सिस्टम में इस तरीके के कुल मिला के 5 पॉइंट होते हैं, जहां पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, लेट्स से ये पॉइंट L4 है, इस पर मैंने आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट्स से कर्सर मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया। लेग्रांज ने यह बोला था कि ऐसे दो बड़े मासेस जो के चारों तरफ ऐसे कुल मिला के 5 पॉइंट होते हैं, जहां पर अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, जैसे यहां पर L4 है, तो L4 पर अगर मैंने
L4 पर अगर मैंने कर्सर रखा है तो यहाँ पे लेट से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर इन दोनों मासेस के कारण लगने वाला फोर्स, यानी कि अर्थ इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और सन जो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और अगर ये मास इनमें से किसी के भी चारों तरफ चक्कर लगाता, यानी कि अगर ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता तब, या फिर अगर ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता तब, इसके ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ऊपर जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स बनता वो दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे कुल मिलाकर 5 पॉइंट होते हैं जिस पर अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे L4 पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसके ऊपर अब धरती के चलते जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता तो उसके ऊपर जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता वो दोनों बराबर हो जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी पोजीशन पर सूरज के चलते जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता तो उसके ऊपर जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी स्पेशल कंडीशन बनती है। लेग्रांज ने बोला था कि किसी भी टू मास सिस्टम में इस तरीके के कुल मिलाकर 5 पॉइंट होते हैं जहां पर यह परिस्थिति बनती है। तो अगर हम लोग ये अर्थ और सन का सिस्टम कंसीडर कर लें तो यहां पर भी ये बात लागू होती है। इस तरीके के 5 पॉइंट कहां निकल कर आते हैं, ये डायग्राम में आपको जो पोजीशन देखने को मिल रही है, एक पॉइंट L1 अर्थ और सन के बीच में, एक पॉइंट L2 अर्थ के राइट हैंड साइड पर है, एक पॉइंट L3 जो है वो सन के लेफ्ट हैंड साइड पर, एक पॉइंट L4 और L5 जो है वो इनके ऊपर, ये इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ते हुए जो लाइन बनाई गई है उसके ऊपर और नीचे की तरफ है। तो ये हमारा अर्थ और सन का सिस्टम हो गया, और इसमें कुल मिलाकर इस तरीके के 5 पॉइंट निकल कर आ गए, जिसके ऊपर अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, L1 पर लेट से ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, तो क्या कहानी होगी, इसके ऊपर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और इस वक्त अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता वो दोनों बराबर हो गए। इसी तरह इस पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी वक्त में सूरज जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और अगर ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता तो उसके ऊपर ऐसी कंडीशन में उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो भी बराबर हो गया। तो जब ये सारे फोर्सेस बराबर हो गए हैं तो इन पॉइंट्स पर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस कर दिया, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग स्पेस में इस पॉइंट पर उसको एकदम स्टिल कर सकते हैं, उसको हम लोग इस जगह पर रोक कर रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरीके के कुल मिलाकर 5 पॉइंट होते हैं। अब हमारा जो अर्थ सन सिस्टम है उसमें ये 5 पॉइंट यहां पर इनकी ये पोजीशंस अपने को दिख रही है। इसी तरह आप अगर सन और मून को ले लेते हैं तो उनके भी इस तरह के 5 पॉइंट निकल कर आएंगे। अगर आप अर्थ और मून को कंसीडर करते हैं तो उनके भी इस तरीके के 5 पॉइंट निकल कर आएंगे। किन्हीं और दूसरे 2 प्लैनेट्स को ले लेते हैं तो उनके भी इस तरीके के आपके 5 पॉइंट निकल कर आएंगे। तो ये जो है कहलाते हैं लेग्रांज पॉइंट। तो लेग्रांज पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग डेफिनेशन पर लौटते हैं। अब इंग्लिश में लिखी हुई डेफिनेशन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। Lagrange point is a point where gravitational pull of two large masses precisely equal the centripetal force required for a small object to move with them। मतलब किन्हीं भी 2 बॉडीज के या 2 मासेस के सिस्टम में ऐसे कुल मिलाकर 5 पॉइंट होते हैं जिनमें ऐसे किसी पे एक पर भी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसके ऊपर इन दोनों लार्ज मासेस के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर हो जाते हैं। अब इस पॉइंट की खासियत क्या है, इस पॉइंट का इस्तेमाल पार्किंग स्पॉट के तौर पर स्पेसक्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्पेस में चाहते हो कि आप अपने जो स्पेसक्राफ्ट है उसको कहीं पर खड़ा कर दो या कहीं पर उसको रोक दो, और आप ये चाहते हो कि कोई हेवनली बॉडी उसके ऊपर अगर अट्रैक्टिव फोर्स ना लगाए, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई पुल फोर्स, कोई पुश फोर्स उसके ऊपर ना लगे, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप उसे लेग्रांज पॉइंट पे खड़ा करो, आप उसे लेग्रांज पॉइंट पे पार्क कर दो। तो लेग्रांज पॉइंट की खासियत क्या है, स्पेसक्राफ्ट को अगर यहां पर रखा जाए, स्पेसक्राफ्ट को अगर यहां पे खड़ा किया जाए तो मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन के साथ में वो इस जगह पर स्टिल रुके रह सकते हैं, यहां पर खड़े रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इन पॉइंट्स को पार्किंग स्पॉट्स के तौर पर स्पेसक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे आप धरती और सूरज की बात कर लें तब भी इस तरीके के 5 पॉइंट निकल कर आते हैं, चाहे आप किसी दूसरे 2 हेवनली ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें, ऐसी कंडीशन में भी इस तरीके के 5 पॉइंट निकल कर आते हैं। तो क्योंकि हम लोग जो है अपने स्पेसक्राफ्ट को, या जो हमारा आदित्य L1 मिशन जा रहा है उसको धरती और सूरज के बीच में इस L1 पॉइंट पर जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1। तो अब अपने को पता रहेगा कि लेग्रांज पॉइंट का मतलब क्या है। दूसरा बात जो अपने को याद रखनी है, किन्हीं भी 2 मासेस के सिस्टम में कुल मिलाकर 5 लेग्रांज पॉइंट होते हैं। एक लेग्रांज पॉइंट आपको दोनों बॉडीज के बीच में मिलता है, एक लेग्रांज पॉइंट दोनों बॉडीज के ईदर साइड पर होता है। एक जैसे यहां पर आपको L2 जो है वो अर्थ के राइट हैंड साइड पर देखने को मिल रहा है, और L3 जो है वो सन के
लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल रहा है। एज वेल एज सन और अर्थ को जोड़ता हुआ जो एक सेंट्रल एक लाइन बनाई गई है, अर्थ और सन को जोड़ती हुई जो एक सेंटर लाइन बनाई गई है, इसके ऊपर एक पॉइंट होगा और इसके नीचे एक पॉइंट होगा। इस तरीके के 5 पॉइंट्स आपको हर जगह पे देखने के लिए मिलने वाले। हमारा जो आपका जो आदित्य L1 मिशन जा रहा है वो L1 पॉइंट पर पार्क होने वाला है, इसलिए इस मिशन को नाम हम लोगों ने आदित्य L1 दिया। अगर L2 पर रखते तो आदित्य L2 बोल देते, अगर L3 पर रखते तो आदित्य L3 बोल देते, या फिर L4 या फिर L5। अब क्वेश्चन ये उठता है कि L1 पर ही क्यों रखना है, उसका भी मैं आपको जवाब आगे दूंगा, बट अभी अपने को ध्यान रखना है कि लैग्रांज पॉइंट का मतलब क्या होता है एंड L1, L2, L3, L4, L5 का सेंस क्या बनता है। पार्किंग स्पॉट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। चल, तो पहली अब फिर से हम लोग लौटते हैं इसरो की डेफिनेशन पर, जिसके साथ हमने ये बात शुरू करी थी। अकॉर्डिंग टू इसरो, द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांज पॉइंट ऑफ सन अर्थ सिस्टम। तो सन अर्थ सिस्टम क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि एक 2 बॉडीज का या 2 बड़े बड़े मासेस का सिस्टम है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग अर्थ और सन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम लोगों ने सन अर्थ सिस्टम बोल दिया। और उसका जो लैग्रांज पॉइंट L1 है उसका क्या मतलब होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब फिर से हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि इसरो ने ये बोला है कि भाई आपका जो ये स्पेसक्राफ्ट है इसको हम लोग सन अर्थ सिस्टम के लैग्रांज पॉइंट 1 यानी कि L1 के हेलो ऑर्बिट में रखेंगे। अब लैग्रांज पॉइंट क्या होता है वो समझ में आ गया, अर्थ सन सिस्टम क्या होता है वो बात समझ में आ गई। अब हेलो ऑर्बिट क्या होती है वो भी हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो ऑर्बिट का देखिए मतलब होता है, जैसे यहां पर ये आपको ब्लैक कलर का डॉट देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर ये एक लैग्रांज पॉइंट है तो इसके चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्पेसक्राफ्ट अगर चक्कर लगाता है, ये ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में एक लैग्रांज पॉइंट है जैसे यहाँ पे ये ब्लैक कलर से दिखने को मिल रहा है, इसके चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका हेलो ऑर्बिट। अब वो ऑर्बिट कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है और किसी भी शेप का हो सकता है। जनरली एलिप्टिकल शेप या उससे मिलता जुलता उसके करीब का शेप का जो है हेलो ऑर्बिट रखा जाता है। तो यहां पर जैसे हमारा आदित्य L1 है, हम लोग बेसिकली ये नहीं कर रहे हैं कि उसको आदित्य L1 जो है उसको आपके L1 पॉइंट पे ले जाके पार्क कर देंगे और वहां से वो खड़ा खड़ा सन को देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे स्पेसक्राफ्ट की कहानी ये है कि हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं और L1 जो आपका पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर से पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, अब अगर ये L1 पॉइंट है तो इसके चारों तरफ हम लोग एक हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। अब वो ऑर्बिट जिसमें चारों तरफ हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो चक्कर लगाने वाला है उसको हम लोगों ने बोला है L1 का हेलो ऑर्बिट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जैसे कि ये आपका L1 हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे L1 हो गया। अब ये पॉइंट L1 है, हमारा आदित्य L1 क्या करेगा, इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहेगा। तो ये जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाली ट्रेजेक्टरी हो गई, ये हो गई उसकी हेलो ऑर्बिट। ये अपने को याद रखना, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ये हमारा लैग्रांज पॉइंट है L1 तो हमारा स्पेसक्राफ्ट यहां पर जाके पार्क नहीं हो जाएगा, हमारा स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अब ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस लैग्रांज पॉइंट के, तो ये हो गई इसकी हेलो ऑर्बिट। तो हेलो ऑर्बिट का मतलब क्या है, हेलो ऑर्बिट का मतलब बनता है वो ऑर्बिट जो लैग्रांज, जिसमें कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लैग्रांज पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। अब फिर से लौट कर आते हैं पूरी डेफिनेशन पर और अब फिर से पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इसरो, द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांज पॉइंट 1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। मतलब क्या कि हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो सन अर्थ सिस्टम को जो लैग्रांज पॉइंट L1 है उसके चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनता है, हम लोग अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाएंगे और ये जो पॉइंट, ये जो L1 आपको देखने को मिल रहा है, इसके चारों तरफ हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है चक्कर लगाएगा। अब जो भी आपकी ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा वो उसकी हेलो ऑर्बिट हो जाएगी और यहां से चक्कर लगाता हुआ वो इस L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ हेलो ऑर्बिट में वो सन को ऑब्जर्व करेगा। ये बात इसरो ने कही। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास में ये 2 बॉडीज का या 2 मासेस का सिस्टम है या फिर इस सन अर्थ सिस्टम में अगर इस तरह के 5 पॉइंट हैं जहां से हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो फिर इसको L1 पर रखने में क्या मजा आ रहा है। L1 की जगह इसको L2 पर भी रखा जा सकता था, L4 पे भी रखा जा सकता था, L5 पर भी रखा जा सकता था, L3 पर भी रखा जा सकता था। तो आपने स्पेसिफिकली फिर L1 ही क्यों चुना, या फिर इस मिशन का नाम जो है आदित्य L2 क्यों नहीं है, L4 क्यों नहीं है, L5 क्यों नहीं है, L3 क्यों नहीं है, L1 क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। L1 for Sun Earth system is about 1.5 million kilometers from Earth।
A satellite placed in hello orbit around the L1 enjoys the major advantage of having continuous view of sun without an eclipse. This will enhance the observation of solar activity and its effect on space weather in real time. तो ये जो पॉइंट L1 है अर्थ और सन के बीच में पड़ेगा, ये तो हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया, और ये अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि L1 में क्यों प्लेस किया जा रहा है, तो उसका जवाब यह है कि ये जो ऑर्बिट ये जो आपका पॉइंट L1 है, इसके चारों तरफ की हेलो ऑर्बिट में अगर हम लोगों ने अपने आदित्य L1 को रखा तो यहां पर सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, किसी भी तरीके के ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता और हमको कंटिन्यूअसली जो है व्यू देखने के लिए मिलता रहेगा। सूरज के ऊपर कंटिन्यूअसली 24/7 जो है ऑब्जर्वेशन आपका बना रहेगा। देखिए जैसे यहां पर अगर ये धरती है और ये सन है, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, ये यहां पर ये हमारी धरती है और ये सन है, इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये सूरज हो गया, ये धरती होगी। अब अगर इनके बीच में चांद आ गया तो इसके कारण होगा क्या, ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण वगैरह के चलते अगर आप धरती से बैठकर सूरज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके का नजारा बन जाता है। जब सूर्य ग्रहण पूरा एकदम कंप्लीट सोलर एक्लिप्स लगता है तो कुछ इस तरीके की कहानी हो जाती है। अब अगर इस तरीके का ग्रहण लेट्स से कि अगर हम लोगों ने अपना जो ये L1, अगर हमारा जो ये L1 पॉइंट है, धरती और सूरज के बीच में जहां पे चांद आ गया है, यहां पर चांद आ गया, अगर हमारा L1 ऑब्जेक्ट इसके L1 जो पॉइंट है इसके पहले होता है, यानी कि धरती और चांद की जो ये पोजीशन है, धरती और चांद की ये पोजीशन है, अगर उसके बीच में यहां कहीं पर होता तब तो ये मिशन के लिए बड़ी नुकसान वाली बात थी कि यार जैसे ही चांद बीच में आएगा तो सूरज जो है उसके ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आएगी। बट हमारे लिए एडवांटेजेस ये है कि हमारा जो ये पॉइंट L1 है वो चांद मैक्स टू मैक्स यहां तक आ सकता है, उसके आगे यहां कहीं पर, तो यहां धरती पे चाहे कितने भी चंद्र ग्रहण आते रहे, सूर्य ग्रहण आते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से बैठकर हम लोग सूरज को कंटिन्यूअसली 24/7 ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरे किसी पॉइंट पर हम लोग इसलिए नहीं रख सकते, जैसे अगर यहाँ पे धरती है, ये धरती है, ये चांद है। अब अगर सपोज कर लीजिए हम लोगों ने L2 पॉइंट पर यहां पर अगर अपना ऑब्जेक्ट अपना L2 पॉइंट पर अगर हम लोगों ने मिशन को रख दिया होता और अगर इस तरीके का अगर लूनर एक्लिप्स आ जाता, अगर चंद्र ग्रहण लग जाता, धरती अगर सूरज और चांद के बीच में आ जाती, तब भी हम लोग सूरज को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ऊपर और नीचे रखने का, अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ वाले पॉइंट पे भी रख सकते थे, यहाँ वाले पॉइंट पे भी रख सकते थे, या फिर इस सूरज की इस तरफ भी जा सकते थे। तो इन पॉइंट्स पर रखने का नुकसान ये होता कि हमको जिस तरीके का कैलकुलेशन चाहिए था वो नहीं, जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन चाहिए था वो नहीं हो पाता। प्लस ये सूरज, ये धरती से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो फिर यहां से कम्युनिकेशन वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो L1 पॉइंट है वहीं पर जो है हम लोगों ने इस मिशन को रखने का या इस मिशन को लॉन्च करने का सोचा, इस मिशन को जो है वहीं पर जो है ले जाने का सोचा है, किसी और जगह लेकर जाने का नहीं सोचा। क्योंकि L1 पर क्या होगा, कंटिन्यूअसली सूरज का ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, और कंटिन्यूअसली अगर आप सूरज का ऑब्जर्वेशन करोगे तो इसके बिना कोई एक्लिप्स वगैरह बीच में आए या बिना किसी और तरीके की प्रॉब्लम के, तो इसका फायदा ये होगा कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा बेटर होगा, किसी तरीके का उसमें इंटरेक्शन नहीं आएगा, और सोलर एक्टिविटी प्लस उसका जो स्पेस वेदर के ऊपर रियल टाइम में असर पड़ता है उसको हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिसके चलते ये मिशन जो है इसको हम लोग L1 पर प्लेस कर रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए 4 लैग्रांज पॉइंट है उनमें से किसी के ऊपर भी प्लेस नहीं किया जा रहा। L1 की खासियत क्या है, यहां पर अगर अपना ऑब्जेक्ट रखा या फिर इसके चारों तरफ अगर हेलो ऑर्बिट में हमने अपने ऑब्जर्वेटरी को अगर रोटेट कराया, तो सबसे बड़ी बात यह है बिना किसी एक्लिप्स के या बिना किसी और इंटरेक्शन के कंटिन्यूअस जो है ऑब्जर्वेशन या कंटिन्यूअस व्यू ऑफ सन जो है हमको लगातार यहाँ पे देखने के लिए मिलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके चलते ये पूरी की पूरी चीज जो है, पूरा का पूरा जो डाटा है, पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन होगा, ये स्पेसक्राफ्ट जब जाएगा वहां पे ऑब्जर्व करेगा, तो ये ऑब्जर्व किस चीज को करेगा, सूरज को देखेगा तो सूरज में क्या देखेगा, सूरज में अगर सूरज के किसी स्पेसिफिक पार्ट को देखेगा तो उसका नाम क्या है, ये सारी बातें। तो ये स्पेसक्राफ्ट जब अपनी जगह पे पहुंच जाएगा और वहां से जब सूरज का ऑब्जर्वेशन शुरू करेगा, तो सबसे पहले तो ये सूरज के फोटोस्फीयर पे नजर रखेगा, दूसरा ये उसके क्रोमोस्फीयर पे नजर रखेगा, प्लस उसके जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं उस पे भी नजर रखेगा। और ये करने के लिए वो अपने साथ में कुछ
कुछ डिवाइसेस लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर लेकर जा रहा है, पार्टिकल डिटेक्टर लेकर जा रहा है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के डिटेक्टर्स लेकर जा रहा है। ये देखिए इसरो की वेबसाइट से मैंने फोटोग्राफ उठाई है। इस तरीके के जो डिटेक्टर्स हैं ये आदित्य L1 अपने साथ में लेकर जा रहा है। इनकी मदद से ये लगातार सूरज के अलग अलग हिस्सों को ऑब्जर्व करने वाला है, फोटोस्फीयर को ऑब्जर्व करने वाला है, क्रोमोस्फीयर को ऑब्जर्व करने वाला है, और आउटर मोस्ट जो लेयर है सन की, कोरोना जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको ऑब्जर्व करने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर की मदद से, पार्टिकल डिटेक्टर की मदद से और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की मदद से। अब सवाल आप ये पूछ सकते हो कि भाई फोटोस्फीयर ऑब्जर्व कर लिया, क्रोमोस्फीयर ऑब्जर्व कर लिया, आउटर मोस्ट लेयर जो है कोरोना जिसको आप बोल रहे हो वो भी ऑब्जर्व कर ली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर वगैरह की मदद से सब कर लिया, इससे होगा क्या? इसका जवाब यह है कि इसकी मदद से हमको काफी सारे सोलर फेनोमेनन्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि कोरोनल हीटिंग एक फेनोमेनन है, उसके बारे में हमको अच्छी जानकारी मिलेगी। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्री फ्लेयर और पोस्ट फ्लेयर एक्टिविटीज जो होती हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी, प्लस उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझने में मदद मिलेगी। जब ये कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और बाकी सारी एक्टिविटीज के बारे में अच्छी जानकारी लग जाएगी तो इससे जो स्पेस वेदर है, यानी कि जो सूरज और उसके चारों तरफ का जो ये स्पेस है उसके ऊपर सूरज के जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें से पार्टिकल्स किस तरीके से प्रोपेगेट करते हैं, उन पार्टिकल्स के साथ में किस तरीके की फील्ड्स वगैरह का निर्माण होता है, इन सारी चीजों को हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एंड इससे होगा ये कि फिर अगर जो कोई सोलर स्टॉर्म आता है जिससे हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स पर कोई गड़बड़ हो जाती है या किसी और तरीके के फेनोमेनन्स आते हैं उनके लिए हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कोरोनल हीटिंग के बारे में बताता हूं। देखिए ये हमारा सूरज। अब एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है तो इसके आप जितना ज्यादा करीब आओगे उतना ज्यादा आपको गर्मी महसूस होगी या फिर उतना ज्यादा हीट महसूस होगी, और जितना ज्यादा आप इससे दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा जो है आपको गर्मी कम महसूस होगी। अब ये एक नॉर्मल फेनोमेनन है, ये इनफैक्ट आग के ऊपर भी लागू होता है कि आप आग के जितना ज्यादा करीब जाओगे आपको उतना ज्यादा जो है गर्माहट महसूस होगी, और आप आग से जितना दूर जाओगे आपको गर्मी उतनी कम लगेगी। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि सूरज की सतह पर जो कोरोना है वहां पर जितना टेम्परेचर है या फिर वहां पर जितनी गर्मी है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि आप उससे जितना ज्यादा दूर जाओगे गर्मी उतनी ज्यादा कम होती जानी चाहिए या फिर उसका जो प्रभाव है आपको उतना कम महसूस होना चाहिए। मगर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप कोरोना से दूर जाते जाते हो वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और कोरोना की सरफेस पर जितना टेम्परेचर था उससे लगभग 2 मिलियन सेल्सियस तक या 2 मिलियन केल्विन तक जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि यार कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी सोर्स के अगर आप करीब जाओगे जिससे हीट जनरेट हो रही है तो आपको गर्मी ज्यादा लगनी चाहिए, और अगर आप उससे दूर जाओगे तो फिर आपको गर्मी कम लगनी चाहिए। यहां पर उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। यहां पर उसका क्या हो रहा है कि आप जितना दूर जा रहे हो तब भी एक सर्टेन पॉइंट तक आपको गर्मी ज्यादा ही लग रही है, टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये चीज जो है इसको कहा जाता है कोरोनल हीटिंग, और इस फेनोमेनन को हम लोग अब तक समझ नहीं पाए। इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। ये देखिए जैसे सूरज पे एकदम से जो है कई बार कुछ इस तरीके के स्पॉट्स बनते हैं और यहाँ से एकदम से बहुत सारा सन मटेरियल निकलता है, जिस भी मटेरियल से सन बना हुआ है वो एक मटेरियल एकदम से इस तरीके से बाहर निकलता है। अब हम लोग ये कोरोनल इजेक्शन क्यों होता है पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। इस कोरोनल इजेक्शन में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा जो सन का मास है वो बाहर निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के रूप में, चार्ज पार्टिकल्स के रूप में, और इससे आते हैं सोलर स्टॉर्म्स। जब सोलर स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा प्रचंड होते हैं तो इससे हमारे टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम्स पर असर पड़ता है, सैटेलाइट सिस्टम्स खराब हो सकते हैं, होने का डर होता है और बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। अब ये सोलर स्टॉर्म क्यों आते हैं, इसके पहले की क्या एक्टिविटीज हैं, इसके बाद में क्या एक्टिविटीज होती हैं, जब ये आ रहा होता है तब क्या परिस्थितियां बनती हैं, इन सब चीजों को भी हम लोग समझना चाहते हैं। इसके लिए भी ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जब ये फ्लेयर्स होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जब सोलर स्टॉर्म आता है, इस तरीके से ये सारा का सारा जो है इस तरीके से बहुत सारा जो है सूरज से मटेरियल निकलता है और इसका स्पेस वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेस वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ये डालता है, बहुत ज्यादा इसके आप कह सकते हैं एडवर्स इंपैक्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। ये सब कुछ जब हम लोग समझ पाएंगे तो सन को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, सूरज को लेकर अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर डेवलप होगी तो थ्योरी ये कहती है आज की तारीख में कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितना भी पूरा सोलर सिस्टम है वो सारा का सारा सूरज से निकले हुए मटेरियल से बना है। तो हम अपने इवोल्यूशन को, सोलर सिस्टम की मेकिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्लस ये सारी की सारी चीजें समझकर आने वाले फ्यूचर में ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे इसका कहीं ना कहीं ज्यादा इस्तेमाल होगा।
लास्ट बात की आदित्य L1 मिशन जो है इसको PSLV के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसने इसके पहले चंद्रयान 1 मिशन को 2008 में लॉन्च किया था और मार्स ऑर्बिटर मिशन को 2013 में लॉन्च किया था। तो ये जो है चंद्रयान मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन है जो हमको पता होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यूपीएससी यहाँ से सवाल किस तरीके के पूछ सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि चंद्रयान मिशन बेसिकली है क्या। तो हमको याद रखना है चंद्रयान मिशन एक ऑब्जर्वेटरी है। चंद्रयान मिशन इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो डेडिकेटेडली सन को स्टडी कर रही है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है, हमसे पहले कितने लोगों ने इस तरीके के डेडिकेटेड सन मिशंस भेजे हैं, तो जवाब याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूरोपियन यूनियन ने इस तरीके के मिशंस भेजे। फिर अगला कि हेलो ऑर्बिट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। लैग्रांज पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई एक ऑर्बिट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सैटेलाइट मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। दूसरा हमने लैग्रांज पॉइंट क्या होता है वो भी देख लिया कि अगर आपके पास में कोई दो बड़े बड़े मासेस हैं और तो उनके चारों तरफ इस तरीके के 5 पॉइंट्स बनते हैं जिस पे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के कारण प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाता है। इसकी अब ये 5 पॉइंट लैग्रांज पॉइंट कहलाते हैं। एक पॉइंट दोनों मासेस के बीच में होता है, एक पॉइंट दोनों मासेस के इधर साइड पे होता है और 2 पॉइंट इन दोनों मासेस के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर और नीचे की तरफ में होता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैग्रांज पॉइंट क्यों खासियत रखता है। इसका जवाब है कि ये एक पार्किंग स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, या फिर दूसरा कोई यहीं से घुमा के पूछ सकते हैं कि हाल फिलहाल पार्किंग स्पॉट्स का जिक्र जो है स्पेस मिशंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पार्किंग स्पॉट किससे रिलेटेड है। आपसे ये पूछा जा सकता, ये बोला, उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ये लैग्रांज पॉइंट से रिलेटेड है, हेलो ऑर्बिट से रिलेटेड है, तो हमको याद रखना है पार्किंग स्पॉट लैग्रांज पॉइंट से रिलेटेड है। लैग्रांज पॉइंट्स को पार्किंग स्पॉट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि ये जो सन अर्थ सिस्टम है ये लैग्रांज पॉइंट सिर्फ इसी पे वैलिड है या किसी भी मास के लिए लागू होता है। तो ये हमको याद रखना है, कोई भी दो हेवनली बॉडीज या दो मासेस हों, उनके दो मासेस सिस्टम के ऊपर, किसी भी दो मासेस के सिस्टम के ऊपर लैग्रांज ये 5 लैग्रांज पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है वो लागू होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमको इससे क्या हासिल होगा, इसकी मदद से या एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो ये 5 लैग्रांज पॉइंट है इसमें से L1 में ही क्यों रखा। तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि लैग्रांज पॉइंट जो है इसकी खासियत L1 की खासियत ये है, लैग्रांज पॉइंट L1 की, कि यहां पर किसी भी तरीके का एक्लिप्स आए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला एंड बहुत अच्छा व्यू यहां से मिलेगा, कंटीन्यूअस व्यू आपको मिलेगा और रियल टाइम में सूरज और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे, स्पेस में क्या असर पड़ता है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एंड लास्टली इस सबको करके क्या मिलेगा, इस सबको कर हमको मिलेगा ये कि हम लोग जो ये वेरियस सन से रिलेटेड फेनोमेनन्स हैं, कोरोना की हीटिंग हो गई, कोरोनल हीटिंग हो गई, कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, प्री फ्लेयर एंड पोस्ट फ्लेयर एक्टिविटीज हो गई, इन सबको हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। एंड एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आदित्य L1 मिशन किन चीजों को ऑब्जर्व करने वाला है, किन को स्टडी करने वाला है। तो ये स्पेसक्राफ्ट सन के फोटोस्फीयर को, क्रोमोस्फीयर को और आउटर लेयर जो है सन की, इन तीनों को स्टडी करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन जिसकी संभावना वैसे कम है बट फिर भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन किसने लॉन्च किया था, कौन से व्हीकल के थ्रू लॉन्च हुआ है। तो इसके लिए भी हमको याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू ये मिशन लॉन्च किया गया। तो इतने क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होते हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस तरीके से स्पेस मिशंस को लेकर हमारा प्रोग्रेस हुआ है, दुनिया ने लोहा माना है, मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी इस तरीके के जो स्पेस मिशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आने की संभावना रहेगी। इसरो के ऊपर खास फोकस रहने वाला है। यूपीएससी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर पूछेगी, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 हो या फिर आपका ये L1 मिशन हो या फिर आने वाले जो मिशंस हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से किसी ना किसी एक के ऊपर सवाल आएगा। तो बर्निंग टॉपिक है, हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी कोई डाउट्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं इसका भी जवाब आपको दूंगा। एंड अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। यहां से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हमने कवर कर लिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।